हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटेक हब। चलिए हम आगे की डिस्कशन शुरू करते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानेंगे जो हमारे सर्किट से रिलेटेड है। तो चलिए उस पहले टर्म को जानते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ को जानेंगे तो हमारे लिए समझ में आएंगे हमको। तो लिखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो कुछ बेसिक टर्म है, इसको हम लोग जानते हैं। तो पहले सर्किट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज पाथ होता है जिसपे क्या करंट फ्लो करता है। तो वह क्लोज पाथ, वह बंद परिपथ जिसमें करंट फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या बोलेंगे, द क्लोज्ड पाथ, द क्लोज्ड पाथ followed by current is called electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए, तो वह बंद परिपथ जिसपे क्या हो रहा है, करंट फ्लो करता है या कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक नेटवर्क किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक नेटवर्क किसको बोलते हैं। तो बहुत सारे सर्किट के कॉम्बिनेशन को, जब एक साथ बहुत सारे सर्किट को एक साथ रखते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, तो जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो क्या बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो चलिए हम सर्किट को बनाते हैं। ऐसा कुछ बना दिए। चलिए ये ईएमएफ है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, R6, R7, R8, ये R9। तो एक सर्किट है, एक बंद रास्ता यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बंद रास्ता जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, इसमें करंट फ्लो करेगा। तो ये जो बंद रास्ता है ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। ये वाला यहाँ से, चलिए यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ तक चलिए, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये वाला, ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। लेकिन इस होल के बारे में बात करें, इस पूरे के बारे में बात करें, तो इसमें बहुत सारा सर्किट क्या है, एक साथ है, कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो इस सब को एक साथ हम क्या बोल देंगे, इस सब को अब हम क्या बोलेंगे, इस सब के कॉम्बिनेशन को। तो एक
पूरे को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में 2 टर्म देखें। अब देखिए एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ब्रांच क्या होते हैं, ब्रांच के बारे में देखते हैं। तो इसमें जितने भी एलिमेंट, एक रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस, ये सब जो एलिमेंट कनेक्टेड है इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। तो जितने एलिमेंट कनेक्टेड होंगे नेटवर्क में उतने ब्रांच होंगे। तो ब्रांच क्या बोलेंगे, ब्रांच द एलिमेंट ऑफ नेटवर्क, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड ब्रांच। यहां पे आर लिखिए, आर कॉल्ड ब्रांचेज। तो ये जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस, तो ये एक ब्रांच होगा, एक ये ब्रांच होगा, एक ये ब्रांच होगा। तो जितने सारे एलिमेंट कनेक्टेड है सबको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच। तो ये एक ब्रांच, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है ना, 11 कैसे हो गया, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रांच है, 9 रेजिस्टेंस है और एक क्या है, ये है। तो एलिमेंट क्या हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकता है, कोई वोल्टेज सोर्स हो सकता है, कोई करेंट सोर्स हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, जो इसमें कनेक्ट है तो उसी सबको क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जितने एलिमेंट कनेक्टेड होंगे उतने ब्रांच होंगे। समझ में आया, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। ठीक है, अब चलिए नोड की बात करते हैं। नोड, नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, नोड क्या होता है। तो देखिए नोड क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। देखिए इंटरकनेक्शन, जहां पे 2 ब्रांच एक दूसरे से आके कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को नोड क्या है, एक पॉइंट है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ब्रांच है, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये सभी दोनों एक जगह यहाँ पे आके मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। अब देखिए ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। तो नोड क्या है, एक पॉइंट है जहां पे क्या होते हैं, ब्रांच एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। The point at which two or more than two branches, two or more than two branches, two branches connected is called node, is called node। तो नोड क्या बोलते हैं, वह पॉइंट, वह बिंदु जहां पे या तो 2 ब्रांच या 2 से ज्यादा ब्रांच एक दूसरे से आके क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नोड। अब चलिए नोड तो 2 तरह से हो सकते हैं। एक जहां पे 2 ब्रांच एक साथ आके मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 ब्रांच मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 ब्रांच मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इधर से करंट आएगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, 2 रास्ता मिलेगा, इधर इधर दोनों जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस एलिमेंट, इस ब्रांच से जो करंट इधर जा रहा है, इस नोड पे जाने के बाद इधर चला जाएगा, इतना इधर से जितना जाएगा उधर उतना ही जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। तो एक तो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे 2 ब्रांच कनेक्टेड है, तो जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट वहाँ से वापस जाएगा, जितना करंट इस पे आएगा उतना ही जाएगा।
एक तो यहाँ पे आएगा बटेगा, तो एक तो दो एलिमेंट जहाँ पे कनेक्टेड है और एक दो से ज़्यादा एलिमेंट जहाँ पे कनेक्टेड है। तो चलिए नोड को हम क्या कर देते हैं, क्लासीफाई। तो नोड को हम कर दिए क्लासीफाई। एक को बोले सिंपल नोड, एक को बोले सिंपल नोड, दूसरे को बोले प्रिंसिपल नोड। एक को सिंपल नोड, सिंपल नोड वह होगा जहां पे दो ब्रांच एक दूसरे से आके मिलेंगे, दो ब्रांच एक दूसरे से आके मिलेंगे। तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं यहीं पे, इसको यहीं पे लिख देते हैं। द नोड एट विच टू ब्रांचेज कनेक्टेड, टू ब्रांचेज कनेक्टेड, तो वह नोड यानी वह बिंदु जहां पे सिर्फ दो ब्रांच कनेक्टेड है उसको आप बोल दिए सिंपल नोड, और जहां दो से ज्यादा ब्रांच कनेक्टेड है उस पॉइंट को क्या बोल दिए, उस नोड को क्या बोल दिए, प्रिंसिपल नोड। द नोड एट विच more than two branches connected, two branches connected is called principal node, is called principal node। प्रिंसिपल नोड तो सिंपल नोड जहां पे दो ब्रांच कनेक्टेड हैं, प्रिंसिपल नोड जहां पे क्या होगा, दो से ज्यादा ब्रांच कनेक्टेड है, दो से ज्यादा ब्रांच कनेक्टेड है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए यहां पे हम आपको सर्किट में दिखाते हैं। कहां गया, चलो बबुआ यहां पे आ जाओ, यहां पे आ गया। चलिए तो एक तो ये पॉइंट है जहां पे एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, दो ब्रांच कनेक्ट हो रहा है। तो दो ब्रांच जो कनेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल नोड। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोल दिए, ए, और ए क्या है, सिंपल नोड है, सिंपल नोड है। और सिंपल नोड पे देखिए इधर से मान लीजिए I1 करंट यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे इधर से जा रहा है, तो ये भी करंट इधर जाएगा, I2 जाएगा। तो इस पे क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा ना, जितना इस पे आएगा उतना ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक ब्रांच, दो ब्रांच और ये तीन ब्रांच कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल नोड होगा। और प्रिंसिपल नोड पे अगर यहाँ से करंट इधर आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो इधर भी कुछ जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, बंट रहा है, करंट क्या हो रहा है, दो पार्ट में यहाँ पे बट गया, लेकिन यहाँ पे जो आएगा उधर डायरेक्टली चला गया। ये दोनों में डिफरेंसेज है, ये दोनों में डिफरेंसेज है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कनेक्टेड है, तो कौन सा नोड होगा, प्रिंसिपल नोड होगा, क्योंकि दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एक ये कनेक्ट है, एक ये कनेक्टेड है, तो क्या बोलेंगे, इसको सिंपल नोड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि दो ही एलिमेंट कनेक्टेड है। तो क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, नोड समझ गए। तो चलिए भैया यहां पे आ जाइए, यहां पे लूप को हम डिफाइन करते हैं। अगला टर्म मेरा क्या है, लूप। तो सर्किट में कोई भी बंद परिपथ, बंद क्लोज पाथ को हम लूप बोलते हैं। क्लोज पाथ मतलब कोई भी बंद रास्ता जिस पे करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उसको क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लूप। तो देखिए एनी क्लोज्ड पाथ, एनी क्लोज्ड पाथ इन सर्किट, या नेटवर्क बोल दीजिए, इन नेटवर्क, नेटवर्क कहने का मतलब इलेक्ट्रिक नेटवर्क,
नेटवर्क इज कॉल्ड लूप, इज कॉल्ड लूप। अब देखिए लूप भी दो तरह के होंगे, लूप भी क्या होंगे, दो तरह के होंगे। एक तो डिपेंडेंट लूप, डिपेंडेंट लूप, और एक होगा इंडिपेंडेंट लूप, इंडिपेंडेंट लूप। एक डिपेंडेंट लूप, एक इंडिपेंडेंट लूप। तो देखिए यहां पे आ जाइए, चलिए सर्किट पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको दिखाना है ना कि कौन क्या है। चलिए ये आ गया। तो देखिए हम क्या बोले, कोई भी बंद रास्ता, कोई भी बंद रास्ता क्या होता है, लूप होता है। तो यहां पे भी एक बंद रास्ता दिख रहा है, ये भी क्या है, लूप है। यहां पे भी बंद रास्ता, ये भी लूप है, यहां पे भी लूप है, यहां पे भी लूप है। लेकिन अब देखिए यहां से चलते चलते यहां भी बोलेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, एक लूप हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एक लूप हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एक लूप हो जाएगा। ये दोनों को मिला के एक साथ ये भी क्या हो जाएगा, एक लूप हो जाएगा। एक बार चार हो, यहां से चलते चलते आ जाइए, यहां से यहां, यहां से यहां, तो एक बार टोटल क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए डिपेंडेंट लूप कौन होगा, इंडिपेंडेंट लूप कौन होगा। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा लूप जिसके अंदर कोई लूप नहीं बन रहा है। जैसे ये वाला देखिएगा, ये वाला लूप देखिएगा, इसके अंदर कोई और बंद रास्ता बन रहा है, इसके अंदर नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट लूप, इंडिपेंडेंट लूप। लेकिन ये देखिए ये वाला लूप ले लिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहां से यहां तक, तो इसके अंदर दो लूप बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो इसके अंदर भी लूप बन रहा है। तो जिसके अंदर भी लूप बने, जिस लूप के अंदर भी लूप बने, तो क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट लूप बोलेंगे। तो ये जो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट लूप हो जाएगा, डिपेंडेंट लूप हो जाएगा। लेकिन आपको ज्यादा काम देगा इंडिपेंडेंट लूप। अब बताइए इसमें कितने इंडिपेंडेंट लूप है। तो एक तो ये है इंडिपेंडेंट लूप, इसके अंदर कोई लूप नहीं एग्जिस्ट हो रहा है। एक ये है, इसके अंदर कोई लूप एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। एक ये है, एक ये है, मतलब चार इंडिपेंडेंट लूप है। तो चलिए अब इसको डिफाइन कर देते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसके अंदर कोई ना कोई लूप बनेगा, लूप एग्जिस्ट करेगा, तो डिपेंडेंट लूप। द लूप इन विच इनर लूप एग्जिस्ट, इनर लूप एग्जिस्ट इज कॉल्ड डिपेंडेंट लूप, डिपेंडेंट मतलब जो बंद रास्ता है उसके अंदर भी कुछ बंद रास्ता है, बंद क्लोज सर्किट है, क्लोज पाथ है, तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट लूप। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा ढूंढना थोड़ा ज्यादा बेटी हो जाएगा। देखना होगा कि किसमें दो लूप बन रहा है, तो सभी को कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सभी को नहीं देखना है, लेकिन इंडिपेंडेंट को देखना है। और इंडिपेंडेंट लूप को मेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेश बोलते हैं। तो ये क्या होगा, द लूप इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट, नो इनर लूप एग्जिस्ट, यानी वैसा लूप जिसके अंदर कोई भी अंदर लूप नहीं बन रहा है, कोई उसके अंदर कोई बंद रास्ता नहीं है दूसरा, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट लूप इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट लूप, पेंडेंट लूप। अब चलिए यहां पे एक फॉर्मूला देते हैं आपको, यहां पे एक फॉर्मूला देते हैं। चलिए ये जो एल लिख देते हैं, ये लूप है,
ये एल क्या है, लूप है, और कौन सा लूप है, इंडिपेंडेंट लूप है। ये बराबर होता है ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। किसी सर्किट में, किसी नेटवर्क में एल क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, इंडिपेंडेंट लूप। किसी भी नेटवर्क में जो इंडिपेंडेंट लूप की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, बी क्या है, नंबर ऑफ टोटल ब्रांचेज, कितना उसमें टोटल ब्रांच है, कितना एलिमेंट कनेक्टेड है। एन क्या है, नंबर ऑफ नोड। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नोड बोले हैं, सभी नोड, दोनों को इंक्लूड करके बोले हैं, प्रिंसिपल और सिंपल के नहीं बोले हैं, सिर्फ नोड बोले तो दोनों आएगा ना, नंबर ऑफ नोड्स। तो ये रिलेशन होता है, जो क्या होगा, जो ये लूप होगा, कौन सा लूप, इंडिपेंडेंट लूप। तो इसमें से कोई भी 2 पैरामीटर देख के ऑब्जेक्टिव में आपको एक पैरामीटर निकालने को बोलेगा। जैसे बोल देगा एल क्या है, चलिए टोटल ब्रांच बी क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच बी दे दिया 7, एन दे दिया 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एल निकालिए। तो एल कैसे निकालेंगे, b माइनस एन प्लस 1। तो b क्या है, 7 है, माइनस क्या है, 5 है, प्लस 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3, उसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट लूप फॉर्म होगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट लूप है। बी क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्रांच है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो आ जाइए दोस्त, चलिए देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स बाबा ने 2 लॉ दिए। कितने लॉ, 2 लॉ दिए। किरचॉफ्स gives 2 laws, 2 लॉ दिए हैं। फर्स्ट दिए हैं KCL, पूरा नाम लिखते हैं, किरचॉफ्स करेंट लॉ। सेकेंड दिए हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इस दोनों नियम को हम देखेंगे, ये दोनों नियम होते क्या है, तो चलिए KCL, अब पूरा नाम नहीं लिखते हैं, एक बार लिख दिए। फर्स्ट नियम है KCL। तो KCL कहता है किसी भी नोड पे, सर्किट में किसी भी नोड पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा। यानी किसी भी नोड पे करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वह 0 होगा। करंट का अलजेब्रिक सम होगा वह किसी भी समय 0 होगा। देखिए, इट स्टेट्स दैट, यह कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ current
द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट एट एनी नोड, एट एनी नोड, एट एनी टाइम, किसी भी समय पे, एट एनी टाइम इज 0। क्या बोल दिए? यह कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स, करेंट का क्या? अलजेब्रिक सम किसी भी नोड पे किसी भी समय क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब चलिए अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। तो चलिए आपके पास यहाँ पे दिखा दिए, चलिए ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ऐसे एलिमेंट नहीं दिखाए लेकिन मान लीजिए, चलिए इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट I2, इधर से I3, इधर से I4। तो यहाँ पे नोड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सभी एलिमेंट कनेक्टेड है। तो देखिए अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जो करंट इस पॉइंट पे आ रहा है, अगर उसको आप पॉजिटिव मान रहे हैं, धनात्मक मान रहे हैं, तो जो करंट यहां से जाएगा उसको क्या मानेंगे? ऋणात्मक मानेंगे। तो चलिए इनकमिंग करंट जो है, जो करंट इस पॉइंट पे आ रहा है, इस नोड पे आ रहा है, इनकमिंग करंट को हम मान रहे हैं धनात्मक, पॉजिटिव मान रहे हैं। तो जाने वाला करंट को क्या मानेंगे? आउटगोइंग करंट को, आउटगोइंग करंट को क्या मानेंगे? ऋणात्मक। चलिए जो करंट यहाँ पे आ रहा है उसको धनात्मक मानेंगे, तो जो करंट इस पॉइंट से जा रहा होगा उसको क्या मानेंगे? ऋणात्मक मानेंगे। अब सभी करंट को जोड़ दीजिए इस पॉइंट पे, तो उस सबका सम क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए इस नोड को बोल दिए ए, तो चलिए इस पे केसीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई केसीएल एट नोड ए, इस नोड ए पे केसीएल अप्लाई करते हैं। तो चलिए आने वाला करंट, इसको देखिए आ रहा है कि जा रहा है? इस पॉइंट पे चल के यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या होगा? धनात्मक मान रहे हैं, तो धनात्मक मानेंगे, प्लस में I1। चलिए अब यहाँ पे इस करंट को देखें, ये करंट यहाँ से तो जा रहा है, तो इसको क्या मानेंगे? ऋणात्मक मानेंगे, तो माइनस का I2। इस I4 को देखिए, तो इस पॉइंट पे आ रहा है, तो क्या प्लस मानेंगे, तो प्लस का I4। और ये करंट यहां से जा रहा है, तो जाने वाला को हम क्या माने? ऋणात्मक माने, तो माइनस का I3। अब इस सम का टोटल अलजेब्रिक सम क्या हो गया? 0। अलजेब्रिक सम का मतलब यही होता है कि आने वाले करंट को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो जाने वाले करंट को क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे, और सबको जोड़ेंगे तो उसका क्या होगा? सम 0 होगा। तो यही बोलता है किरचॉफ्स करंट लॉ। चलिए अब इसको एनालाइज करते हैं, इससे क्या रिलेशन आ रहा है। यानी ये क्या बोलता है? अलजेब्रिक, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टोटल करेंट इज इक्वल टू 0। यही इसको डिफाइन किया। अब देखिए इस करेंट को क्या लिख सकते हैं? करेंट को क्या लिखते हैं? Q बाई टी। तो इसका क्या लिखेंगे? Q1 बाई टी। तो टाइम को सबको सेम टाइम पे हम करेंट को देख रहे हैं, किसी खास टाइम पे हम क्या रख रहे हैं? करेंट को देख रहे हैं। तो क्या होगा? टाइम तो सबका सेम रहेगा, ये चार्ज बदलेगा तो क्या होगा? I1 क्या होगा? Q1 बाई टी। चलिए इसको पहले ऐसे देख लेते हैं, हम एक और वे में हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये I1 इधर है, माइनस वाला को उधर भेज दीजिए, तो प्लस I4 हो जाएगा, इज इक्वल टू I2 प्लस I3। एक ये भी रिलेशन आएगा कि क्या इसको इधर भेज दिए माइनस वाला को, तो क्या होगा? ये बराबर हो गया। तो ये देखिए I1 और I4 क्या है? इस पॉइंट पे आने वाला करंट है, तो आने वाले करंट का जोड़ है, योग है। तो समेशन ऑफ इनकमिंग करेंट, मतलब जो करेंट इस पॉइंट पे आ रहा है उसको जोड़ेंगे, तो
तो वो किसके इक्वल होगा? जो करंट इस पॉइंट से जा रहा होगा। तो ये बराबर होगा इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। तो ये भी एक किरचॉफ्स लॉ ही हो गया, ये वहीं उसी से तो निकला। तो क्या बोले? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी नोड एट एनी टाइम। किसी भी समय पे किसी भी नोड पे जितना करंट आएगा वहां पे, तो उस नोड से उतना ही करंट वहां पे जाएगा। किसी पॉइंट पे किसी नोड पे जितना करंट आएगा, मतलब ये जो नोड था, ये नोड था, इस पे जितना करंट आ रहा होगा, मान लीजिए टोटल 5 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, तो उस पॉइंट से जाने वाला करंट का भी वैल्यू क्या होगा? 5 एम्पियर ही होगा। मतलब उस पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। यही बोल रहा है केसीएल, यही बोल रहा है केसीएल। अब चलिए इसको और देखते हैं। अब देखिए I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस का I3, ये आया था यहां से। अब इसको क्या लिख सकते हैं? Q1/T। इस करेंट का चार्ज और टाइम सबके लिए सेम रहेगा। किसी खास समय पे हम क्या रख देख रहे हैं? करेंट को देख रहे हैं, सभी करेंट को किसी खास एक टाइम पे देख रहे हैं। इसका क्या होगा? मान लीजिए Q4/T इसका चार्ज और टाइम, इस Q3/T2, T2 नहीं T ही होगा सबका, टाइम सेम। और ये चलिए 2 होगा, ये 3 होगा। चलिए अब यहां से टाइम दोनों में कॉमन है। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? टाइम को हटा सकते हैं, उड़ा दीजिए। मतलब Q1 प्लस Q4 यहां से कॉमन ले लीजिए 1/T, ठीक है। या ऐसे एलसीएम लेके क्या कर दीजिए? बटा पर के जोड़ कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? Q2 प्लस Q3/T ऐसे हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए, अब मेरा इक्वेशन क्या आ गया? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q2 नहीं भाई, यहाँ पे Q4 है। Q4 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। तो जितना चार्ज उस पॉइंट पे आ रहा था उतना ही चार्ज वहां से जा रहा है। यानी क्या हो रहा है? चार्ज कंजर्व्ड हो रहा है। यानी चार्ज कंजर्व्ड हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है? किस पे बेस्ड है? केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी पे तो बेस्ड है। यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन हो रहा है। किस पे बेस्ड है? ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है, ना इसको क्रिएट किया जा सकता है, ना इसको खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज क्या रहेगा? हमेशा इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। चार्ज संरक्षण का नियम है। तो जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव, मस्त ऑब्जेक्टिव आता है आपके एग्जाम में कि जो किरचॉफ्स करंट लॉ होते हैं ना, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो लिखिएगा, नोट लिखिएगा, मस्त नोट लिखिएगा और दिमाग में फिट कर लीजिएगा। चलिए, केसीएल बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आधारित है। तो करंट किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है। तो चार्ज से रिलेटेड पे ही तो क्या होगा? वो बेस्ड होगा। करंट के बारे में बात करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ में करंट के बारे में बात करते हैं। करंट को किसी नोड पे हम क्या मानते हैं? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो क्या करंट किस पे डिपेंड होता है? चार्ज पे डिपेंड होता है। तो चार्ज के कंजर्वेशन पे क्या करेगा? ये प्रिंसिपल बेस्ड है। चलिए, दूसरा बात,
ये जो किरचॉफ्स लॉ है ना, चलिए इसको हम पूरे के लिए लिखा देंगे, पूरे के लिए एक बार लिखा देंगे। चलिए पूरे के लिए लिखा देंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको देते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे देते हैं। ऐसे बना दिए। चलिए 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर, यहाँ पे I1, यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे I1। तो इस I1 की वैल्यू आपको निकालना है, I2 की वैल्यू निकालना है, I1 की वैल्यू निकालना है, I2 की वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नोड दिख रहा है ना, यहाँ पे एक नोड दिख रहा है, इस नोड पे क्या कीजिए, KCL अप्लाई कीजिए, KCL अप्लाई कीजिए, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इस नोड को हम बोल दिए A, इस नोड को बोल देते हैं B, और इस नोड पे हम KCL अप्लाई करते हैं, अप्लाई KCL एट नोड A। नोड A पे हम KCL अप्लाई करते हैं। तो KCL मतलब एक साइड लिखिए, इक्वल साइन दीजिए, एक साइड लिखिए, जो करंट इस पॉइंट पे आ रहा है उसको एक साइड लिख के जोड़िए, जो करंट यहाँ से जा रहा है उसको एक साइड क्या कीजिए, लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आ कौन कौन रहा है, एक तो ये आ रहा है, तो 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, और कौन आ रहा है, ये तो जा रहा है ना, ये भी जा रहा है ना, ये भी जा रहा है ना, और दूसरा कोई नहीं आ रहा है। अगर आता तो क्या प्लस के साथ उसको लिख देते। तो चलिए एक सिर्फ यही आ रहा है, तो ये इक्वल होगा किसके बराबर, जो करंट जा रहा होगा उसके बराबर। तो कौन कौन जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अप्लाई किए हैं KCL, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ से जा रहा है एक 5 एम्पियर का जा रहा है, 5 एम्पियर प्लस, और कौन जा रहा है, ये तो आ रहा है, ये जा रहा है 3 एम्पियर का जा रहा है, और कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, I1। तो अननोन कौन है, I1। निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, इतना तो हमको आता है ना। तो I1 को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 6 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 5, इसको भेजेंगे तो माइनस का 3। तो I1 निकाल दिए, क्या हुआ 6 - 8 इक्वल टू माइनस का 2 एम्पियर, क्योंकि करंट निकाल रहे हैं तो यूनिट 2 एम्पियर। अब माइनस में क्यों आ रहा है सर, करंट की वैल्यू माइनस में हो सकता है क्या, माइनस में क्यों आ रहा है, तो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये माइनस में आ रहा है इसका मतलब बस इतना ही है, ये करंट आपसे इस डायरेक्शन में पूछा है, लेकिन एक्चुअल में जो है ना ये करंट इधर नहीं फ्लो कर रहा था, करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा था यहाँ पे, इसलिए इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा था, इधर से इधर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर से इधर फ्लो कर रहा था, लेकिन आप तो हमसे इधर पूछ रहे हैं तो माइनस में बताएंगे। तो माइनस में आ रहा है मतलब इसके जो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो ये है किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। चलिए अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। चलिए ये 5 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है R, ये R, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। यहाँ पे करंट आ रहा था 5 एम्पियर, यहाँ पे 6 एम्पियर, ठीक है। तो आपको निकालना है यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2। I1 क्या होगा और I2 क्या होगा, I1 क्या होगा और I2 क्या होगा। तो ये पॉइंट दिख रहा है ना, इसको मानिए A, ये नोड A हो गया। यहाँ पे KCL अप्लाई कीजिएगा, आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे KCL अप्लाई कीजिएगा, I1 की वैल्यू मिल जाएगा।
तो 5 वोल्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली केसीएल अप्लाई करेंगे निकल जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो, मतलब क्या है, हमको करंट से मतलब है। तो यहाँ पे लगाइए केसीएल, इसको ए इसको बी बोल दी। चलिए अप्लाई केसीएल एट नोड ए। नोड ए पे केसीएल अप्लाई कीजिए। तो क्या लिखेंगे, आने वाला करंट एक साइड को जोड़ेंगे, जाने वाला करंट को एक साइड जोड़ेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आ कौन रहा है, 5 एम्पियर का आ रहा है। तो 5 एम्पियर इक्वल होगा, और कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है भाई। तीन ही करंट तो यहाँ, तीन ही ब्रांच तो यहाँ पे कनेक्टेड है, तो उसी का करंट देखना है हमको। तो ये आ रहा है, ये दोनों जा रहा है, तो इधर से कितना जा रहा है 6, प्लस में क्या लिखेंगे, इधर से कितना जा रहा है I2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे I2, और I2 को वैल्यू निकाल लेंगे मस्त 5 - 6, तो क्या हो जाएगा I2 की वैल्यू माइनस का 1 एम्पियर। फिर माइनस में आएगा तो क्या दिक्कत है, इधर से इधर माने हैं ना, इधर से इधर पूछा है हमको, इधर से इधर पूछा है, तो लेकिन एक्चुअल में करंट इधर से इधर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन ये क्या है इधर से पूछा है, तो इधर से -1 एम्पियर का करंट हो जाएगा, बात खत्म। अब यहाँ पे I1 निकालना है, तो क्या करेंगे, इस नोड पे क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड बी। बी पे केसीएल अप्लाई कीजिए। तो आने वाला करंट देखिए, इधर से यहाँ से 6 एम्पियर आ रहा था, इधर से 6 आते आएगा, कहीं दूसरे तरफ नहीं ना जा रहा है, तो यहाँ पे भी 6 एम्पियर आएगा। इधर से I2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी I2 होगा, इधर I1 है तो I1 होगा। आ कौन रहा है, इस पॉइंट पे ये आ रहा है, ए आ रहा है, तो इधर से 6 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो प्लस का I2 इक्वल टू जा कौन रहा है I1, तो I1। अगर ये भी इधर ही रहता तो क्या लिखते, उसको भी समझ लीजिए थोड़ा, ये भी इधर ही रहता तो क्या लिखते, उसको भी इस साइड लिखते, क्योंकि ये भी आ रहा है, तो प्लस का I1 लिखते। अब बराबर में क्या लिखते, कोई करंट नहीं जा रहा है यहाँ से, तो 0 लिखते। ये भी समझ लीजिए 0 लिखते क्या, तो लेकिन एक्चुअल में है नहीं, तो ऐसा भी आए तो घबराना नहीं है, इक्वल में हम क्या लिखे, तो जो कोई जाने वाला नहीं है मतलब क्या 0 है, तो एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं। चलिए कर दिए इसको हम, इज इक्वल टू I1। अब 6 प्लस I2 की वैल्यू क्या निकाले है, माइनस का 1 एम्पियर 1 इज इक्वल टू I1। अब ये नहीं 1 रख दीजिएगा, माइनस हटा दीजिएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आप डायरेक्शन इधर लिए हैं ना, इधर करंट को मान रहे हैं, तो माइनस लिखना पड़ेगा। इधर होता तो क्या उस साइड चला जाता। तो I1 की वैल्यू क्या होगा, 6 - 1, I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। हम इस लेक्चर में अभी नहीं बता रहे हैं आपको, इस लेक्चर में नहीं बता रहे हैं केवीएल के बारे में, हम बाद में डिस्कस करेंगे केवीएल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको हम यहाँ तक केसीएल बताए, किरचॉफ्स करंट लॉ बताए, इसको आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को और हमको रिस्पॉन्स दीजिए। तो ठीक है, आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।